हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के एनसीईआरटी सिलेबस का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें जांच करना है कि किसी भी प्राकृत संख्या n, कोई क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो इस प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखिए, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 होता है, वह 5 से पूरी तरह क्या होती है, विभाज्य होती है। तो यदि इस संख्या के जो कहता है कि n के लिए संख्या 6 घात n 0 पर समाप्त होती है, तो अगर ये संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, है ना। तो हम जांच करेंगे क्या इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 है या नहीं। हम जानते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है ना। इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती तो वो 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है, ऐसा हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ा है। तो इसलिए ये जो संख्या दी है 6 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होना चाहिए। अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब 6 की घात n, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3। अब 2 गुणे 3 की घात n लगी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n अब गुणे 3 की घात n। यहाँ पर 2 की घात n है और 3 की घात n है। हम देख रहे हैं कि 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 3 है। यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती किसी भी अभाज्य संख्या के किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं।
इसलिए अब यहाँ पर 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। तो चूंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, ऐसा हमारी अंकगणित के आधार पर रूपरेखा कहती है। इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं हो सकती। तो इसलिए छह की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 नहीं हो सकती है। तो जब अभाज्य संख्या 5 नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आइए एक बार हम पुनः समझ लें इसको। हमारा सवाल कहता था कि जांच करना है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 होता है वो सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। तो वही हमने लिखा कि हम जानते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। इसलिए ये जो संख्या दी है 6 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होना चाहिए। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते तो 6 की घात n बराबर 2, 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3 और पूरी घात n। अब 2 गुणे 3 की घात n का मतलब 2 की भी घात n और 3 की भी घात n। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। 2 और 3 के अतिरिक्त तो कोई भी गुणनखंड नहीं आया। 2 n बार आया और 3 भी n बार आया। तो अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 नहीं हो सकती है। तो जब अभाज्य संख्या 5 नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 5। इसमें यदि कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा और आप उसका लाभ ले सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके साथ आपके अन्य दोस्त भी पढ़ सकें। और यदि इसमें कोई कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे मैं और थोड़ा सा सुधार कर सकूं। धन्यवाद।